आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले हैं। जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर में पत्थरबाजों ने ली एक टूरिस्ट की जान। तमिलनाडु के रहने वाले 22 साल के थिरुमनी पर फेंके पत्थर, अस्पताल में हुई मौत। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ आम लोगों ने भी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भी बंद का असर, कारोबारी और तालीमी इदारे रहे बंद। शोपियां के कुछ इलाकों से नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हल्की झड़प। उमर अब्दुल्ला ने मिलाया कांग्रेस के सुर में सुर, रियासत में गवर्नर रूल नाफिज करने का किया मुतालबा। कहा लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इसके लिए जरूरी है गवर्नर रूल। बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में बुलाकर बेटियों को किया गया शर्मिंदा। पूरे प्रोग्राम के दौरान ओहदेदारों के बीच जमीन पर बैठी रही तालिबात। और कश्मीरी नौजवान ने कायम की मिसाल, एरो स्विंग्स नामी खेल का किया इजाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने हजारों की तादाद में फॉलोअर्स। चलिए कश्मीर की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सयाहत के लिए स्याह दिन की। जी हां, पीर का दिन दरअसल जम्मू कश्मीर सयाहत के लिए स्याह दिन साबित हुआ। श्रीनगर के नारबल इलाके में संगवारी की जद में आने से चेन्नई के 22 साल सयाह थिरुमनी की मौत वाक़ई हो गई। संगवारी के इस वाक़े में 4 दीगर सयाह भी जख्मी हो गए। मामले की एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। सयाह की मौत की सभी हलकों में पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। गुजरते वक्त के साथ कश्मीर की रातें स्याह से स्याहतर होती जा रही हैं। अंधेरी रातें खौफ की अलामत बन चुकी हैं, उनके लिए भी जो इसे जन्नते बेनजीर समझा करते थे। ऐसा ही एक शख्स स्किम्स अहाते में दाखिल हो रही इस एम्बुलेंस में भी है, लेकिन जिंदगी साथ छोड़ चुकी है। और ये सब हुआ संगबारी में। जिसका अंदेशा था वो ही हुआ। एहतजाज के इस तरीके ने एक शख्स की जान ले ली। चेन्नई का रहने वाला 22 साल थिरुमनी दोस्तों और अजीजों के साथ कश्मीर घूमने आया था। साथियों को क्या पता था कि मौजूदा सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ताज़ियत के लिए खुद वजीर आला महबूबा मुफ्ती अस्पताल पहुंची, लेकिन दिलासों से इंसानी जिंदगी की तलाफी भला कैसे मुमकिन हो सकती है। ये पहला मौका है जब तशद्दुद के सबब किसी सयाह की मौत वाक़ई हुई है। हालात कितने भी खराब रहे हों, लेकिन वादी में सयाहों को कभी टारगेट नहीं किया गया, उन्हें कोई गजन नहीं पहुंचाई गई। वादी के ताल्लुक से मुल्की सतह पर सभी कश्मीरियों की मेजबानी के मोतरिफ रहे हैं। सभी इसका बरमला इजहार भी करते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से वादी में सयाहती सरगर्मियों में खासा इजाफा भी हुआ। लेकिन पीर के वाक़यात के बाद यकीनन लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीरियों की रवायती शिनाख्त पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना गया है और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि यहाँ के लोग मिलकर, सभी वर्ग सोसाइटी के मिलकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे और उनको पुलिस के हवाले करेंगे ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। संगबारी के वाक़यात में बेतहाशा अंदाज में जिस तरह इजाफा हुआ है, उसके पेश नज़र अनहोनी का अंदेशा पहले ही जाहिर किया जाने लगा था। इससे कबल 30 अप्रैल को अनंतनाग के अशमुकाम में सयाहों की बस पर पथराव किया गया था। इसमें केरल के 7 सयाह जख्मी हुए थे। अगले ही दिन शोपियां के जावुरा में एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया। जब हमला हुआ उस वक्त बस में 50 तलबा सवार थे। पथराव में 2 मासूम बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए। नायब वजीर आला का साफ कहना है कि ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये अभी तक अपनों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब इनकी जद में सयाह भी आ गए। उन्होंने अवाम से इन अनासिर पर नजर रखने और इनकी शिनाख्त कर पुलिस के हवाले करने की अपील की। ये जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी इस बात पर चलती है कि जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं
तो वो हमारी रोजी रोटी का साधन है। मुझे आपके माध्यम से मैं सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग इस प्रकार की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, उनको डिमोलिश करना चाहिए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि पीर का सानिया हादसाती तौर पर पेश आया या फिर जानबूझकर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। मरकजी हुकूमत ने भी इस वाक़ये का सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि मिलिटेंटों के खिलाफ नरमी नहीं की जाएगी। We have to understand first about putting everything back at the doorstep of the army to say, are you too firm? They have to be firm as regards terrorists. But at the same time, I appreciate that we need to have a lot more free movement of tourists, safe movement of tourists, so that normalcy can be restored. And what happened yesterday was absolutely unfortunate. It cannot be accommodated. पहले शहरियों की हलाकत और अब एक सयाह की मौत। इस वाक़े ने हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर ला खड़ा किया है। बदकिस्मती से लगातार पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं कश्मीर की वादी में वो ख़राब होते जा रहे हैं और यही नतीजा है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ मरकज़ को भी और रियासत के हुकूमत को भी कि अगर वो जल्दी से हालात को काबू में नहीं लाते शायद इससे और ज़्यादा बदतर जो है सिचुएशन जो है रियासत में होगी। लेकिन अभी तक तो कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहा। शायद कल के हादसे के बाद मत नए सिरे से अब सुनवाई होगी। इस वाक़े के दूररस असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सयाहों की आमद और रफ्त का सिलसिला इस हादसे के बाद मुतासिर होने का पूरा इम्कान है। जाहिर है इसका सीधा असर रियासत की मईशत पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी का पूरा दारोमदार सयाहत पर ही टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जाहिर तौर पर पीर के दिन जो कुछ भी हुआ वाकई वो बेहद अफसोसनाक है, लेकिन इधर मरकजी मुमलकती वजीर जितेंद्र सिंह, रियासती कानून साज काउंसिल में बीजेपी के रुकन चरणजीत सिंह खालसा और कांग्रेस के गुलाम नबी मोंगा ने भी इस वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इनका कहना है कि इस वाकये ने कश्मीरियों का सर शर्म से झुका दिया है। और यदि हम ये भी मान लें कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो बेकसूर हैं, और यदि वो बेकसूर हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी लड़ाई कचहरी के भीतर होगी कल के दिशा निर्देश के उपरांत। अब ये तो फैसला इन अनुभवी नेतागणों को करना है कि इस यदि कोई मासूम है तो उसको बचाने का सही तरीका अदालत में प्रभावी ढंग से बहस करना और वकील खड़ा करना है या फिर गली मोहल्ले में प्रदर्शन करना। अच्छा नहीं हुआ जो हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो टूरिस्ट बस पर पत्थर फेंकना अच्छी बात नहीं है। ये कश्मीर की सभ्यता के भी खिलाफ है। जो कश्मीर का एक भाईचारा है, सभ्यता रही आज तक, वो उसको नुकसान पहुँचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसकी इकोनॉमिक पर भी नुकसान होगा। कल और लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा हो रहा है तो डर के मारे नहीं आएंगे। यहाँ के कश्मीर का रोज़गार है, कश्मीर की इकोनॉमिक का सोर्स टूरिस्ट है, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो गलत बात है उसको गलत है। देखिए, इस मामले में मैं इस सख्त तरीन अल्फाज में इस चीज़ को मैं मजम्मत करता हूँ कि वो हमारे मेहमान हैं और हमने जो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए उससे हम इस बारे में हम बहुत दूर रहे, और मुझे इससे बड़ा अफसोस है। और मैं इस एक्ट को जिसने भी किया है उसको पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इधर पीडीपी लीडर यासिर ऋषि ने संगबारों को कातिल करार दिया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन अनासिर के खिलाफ समाज के सभी तबकों को मुत्तहिद होना होगा, तभी चीजें ठीक होंगी। कश्मीर में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी टूरिस्ट की स्टोन पेल्टिंग के बाद डेथ हुई होगी। बात करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासिर ऋषि साहब मौजूद हैं। ऋषि साहब, हुकूमत क्या कर रही है? सवाल है कि जो हुकूमत है उन्हें
आगाह करना चाहते हैं टूरिस्ट को कि किस रूट में सेफ रूट है, कहाँ पे नहीं है, पुलिस क्या करे? ये बिल्कुल आज आप फिर वही गलती दोहरा रहे हुकूमत नहीं है ये, यहाँ पर इंसानियत का मामला। आप देख लीजिए, अगर इस स्टोन पेल्टिंग को कोई जस्टिफाई अगर हम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, न किसी के दूसरे कोर्ट में हमें बाल डालने। जिसने भी ये किया है ये इंसान नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है और ये कातिल है। इस कातिल को सजा मिलनी चाहिए। कातिल कहीं पर भी हो सकता है, इसको न कोई पुलिस का डर होता है न किसी और चीज का डर होता है। कातिल होता है। आज इसने खाली उस बच्चे को, जो गरीब बच्चा था जिसने एक पैसा जमा करके ये शौक रखा था मैं कश्मीर जाऊंगा और यहाँ पर उन बेरोजगारों को रोजगार देगा, हमारे घोड़े वाले के बच्चे को खाना खिलाएगा, हमारे टैक्सी वाले के बच्चे को खाना खिलाएगा, उसकी फीस क्या इंतजाम ये बच्चा कर रहा था पैसा जमा कर करके, और उसी को कत्ल कर दिया गया यहाँ पर। तो मैं उन सब लोगों से कह रहा हूं कि हमें एकजुट होकर इन कातिलों के खिलाफ जंग लड़नी है और इस कातिल के खिलाफ जंग लड़नी है। लेकिन लड़ेंगे कब? आप तो लड़ नहीं रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी लड़ रही है और आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमें सबों को इकट्ठा होना है इसके बारे में। आज हमें सब पार्टी, मीडिया को सबको इकट्ठे होना और इन कातिलों के खिलाफ, जो भी इन कातिलों को पुष्टफनाई कर रहा है उनको समझना चाहिए ये कातिल है, ये कोई न इनसे आज़ादी मिलेगी न कोई चीज़ मिलने वाली है। यह सब एक आखिरी सवाल होगा कि इससे पहले स्कूल बस पे इस तरह का हमला हुआ, अब टूरिस्ट पे हमला हुआ, जो मैसेज बाहर मनफी जाएगा उससे ओवरकम करने के लिए क्या कोशिशें की जाएगी ताकि टूरिस्ट जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है उसका सफ़र यहाँ पर ख़त्म ना हो? देख लीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये वो बात नहीं है। ये जिसने परसों बच्चों पे हमला किया था वो भी वही मैं कहना चाहता हूं आपको। आप देख लीजिए कौम कहां जा रहे हैं, बच्चे कहां जा रहे हैं, और अगर हम इस चीज को जस्टिफाई कोई भी करेगा नहीं, ये मासूम है, ये मासूम नहीं है, ये कातिल है जिसने परसों भी बच्चों को हमला किया, जिसने आज भी ये किया हमला। ये कातिल है, इसने मासूमों को मार दिया, इसने मासूम बच्चे को मार दिया जो यहाँ पर रोजगार लेके आया था, जो यहाँ पर पैसा लेके आया, जो हमारे लिए खाना लेके आया था, उसको मार दिया इसने, इन कातिलों ने। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर ऋषि। पीडीपी के सीनियर लीडर के मुताबिक जो भी शख्स इस कार्रवाई में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, सिविल सेक्रेटरीट, श्रीनगर, कश्मीर। वाकई संगबारी में किसी सयाह की मौत हो जाना कश्मीर के लिए शर्म की बात कही जाए तो गलत नहीं होगा, और इसकी सभी ने मजम्मत की है। सियासी लीडरान ने, समाज जो दूसरे तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या फिर आम जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर है, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी सर, ये जो एक बेहद शर्मनाक वाकया पेश आया और एक सयाह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा संगबारी में, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है सर? जी, ये बदकिस्मती से सयाह की मौत हो गई। अगर छोटा सा जख्म भी आता तो भी मैं मजम्मत करता। पत्थरबाजी से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। बाकी तरीके हैं, पुरअमन एहतजाज हो सकता है। अभी यहाँ हड़ताल होती है तो गालिबन इसके बगैर कोई तरीका नहीं है कश्मीर को अपना गम गुस्सा बताने का। लेकिन पत्थरबाजी से जो लोग समझते हैं कि तहरीक को नुकसान पहुंचता है, इस फैमिली को चीफ मिनिस्टर बुलाए और इस बच्चे को सजा हो, जुवेनाइल है तो उसके लिए अलग सजा है, लेकिन फैमिली को बुलाकर उनको बताया जाए और मोहल्ले में जाकर भाई पत्थरबाजी जो है ये बिल्कुल खिलाफ है किसी तहरीक के जो पुरअमन तरीके से अंजाम दी जा सकती है। लेकिन सैफुद्दीन साहब, बच्चे को मारा, क्या जो पत्थरबाज हैं, जो तमाम पत्थरबाज हैं, हुकूमत जो इस वक्त है रियासत की सॉफ्ट रवैया जो अख्तियार कर रही है, जो इन पर से जो मामलात हैं वो वापस लिए जा रहे हैं, क्या इन्हीं वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि आज एक सयाह को जान गंवानी पड़ी अपनी? नहीं, असल में क्या है कि हुकूमत जो अब का डायलॉग नहीं है लोगों के साथ, दूसरी सियासी जमातें उनको भी डायलॉग होना चाहिए और मदद करने से नहीं होता है। लोगों के साथ डायलॉग मोहल्ले में जाकर, भाई लोगों इससे कोई फायदा नहीं है आपकी तारीख किसी और अंदाज से चलती है, डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, पत्थरबाजी से नहीं चलती है। अभी देखिए जिस सयाह की मौत होगी, छोटा बच्चा है और मेरे दिल में सदमा है, सारे लोगों को यहाँ सदमा है। अब कैसे रोए इस पर, कैसे उस बच्चे को कहीं भाई तुम्हारे हाथ को क्या मर्ज हो गया था, इससे हम सब की बेइज्जती होती है और जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम होते हैं बाहर की दुनिया में। और फिर कैसे, ठीक है सैफुद्दीन साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ पीडीपी के लीडर यासिर ऋषि साहब भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी एक्शन लेते हैं। यासिर साहब, बहुत इस्तकबाल आपका भी जी सलाम पर। यासिर साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जनाब।
यासिर साहब, आपकी गवर्नमेंट है और आप जो है एक तरीके से सॉफ्ट रुख अख्तियार करते हैं संघ बारों पर कि किस तरीके से उनसे मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से बैकअप देने की कोशिश की, ठीक है वो सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन क्या लगता है कि कहीं यही एक कोशिश या यही रवैया आज इस कदर नुकसानदेह साबित अपनी? देखिए, ये खाली सयाह का मामला नहीं है, सयाह को जान गंवानी पड़ी। ये परसों स्कूल बच्चों पे भी पेल्टिंग हुई थी, स्टून पेल्टिंग हुई थी। हमने, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोशिश की थी शायद इनको वापस लाने की, हर कोई गवर्नमेंट कोशिश करती है सीधे इनको रास्ते पे लाने की, हमने कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर स्टून कल्चर ऐसे ही इसी रास्ते पे रहेंगे तो उसमें उनके साथ जो ये कर रहे हैं उसका पूरा कंडेम हम करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये उन लोगों उस सयाह को मारने के लिए उठे आज स्कूल कल्चर, जो यहाँ पर हमें रोजी देने के लिए आया था, जो हमारा पेट पालने के लिए आया था, जो हमारे घोड़े वाले को रोजगार देने के लिए आया था, हम नहीं कहते हैं। या ये उनने जो इससे पहले स्कूल बच्चों पे जो पथराव किया है वो भी ये नहीं। कल्चर, स्कूल कल्चरों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आप ये बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से आपको गलत कहेंगे, हम पूरे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट वर्सेस ये ना करें, इस वक्त हमें सबों को इकट्ठा होना है और इसके खिलाफ आवाज उठानी है। आप फिर इसको गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे, गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है। गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, सैफुद्दीन सोज साहब भी हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद हैं। सोज साहब, यासिर ऋषि साहब जो कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है, गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है? क्या आप मानते हैं ये बात? नहीं, यासिर ऋषि साहब ने गलत बात कही है। गवर्नमेंट का रोल ये भी है, मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने उकसाया इसको। गवर्नमेंट का रोल ये भी है कि मान लो उनके लीडरों के जरिए, अपने मिनिस्टरों के जरिए एक डायलॉग शुरू करें। पत्थरबाजी जबरदस्त मौलिक चीज है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और एक तरफ से जिन लोगों को इनने छोड़ा है अच्छा किया है, लेकिन अब मतलब इस मोहल्ले में जाएं, बच्चे को पहचाने, फैमिली को पहचाने, वारिसन को समझाए कि इससे सारे कश्मीर का सर शर्म से झुक गया। एक सयाह यहाँ, एक छोटा बच्चा है वो जिसको मारा है, पत्थर चलाते हैं, हर गाड़ी में शीशा टूट के अंदर से जख्म हो सकता है। ऐसी क्या बात है? सवाल ये है कि इनको जो गुस्सा आता है फिर वो बाकायदा तहरीक में शामिल हो जाए। ये जो पत्थर है ये बहुत ही गुनाह की चीज है। ये तो फलस्तीन ने भी इसको रद्द किया कि इंतिफादा के दौरान सैकड़ों लोग वहां मर गए, मौत के घाट उतर गए। वो पत्थर चलाते थे, इधर से गोली चलती थी। इसलिए माँ बाप का फर्ज है ऐसे बच्चों को समझाए कि तुम कत्ल हो जाओगे। तो यासिर ऋषि साहब, आप अपना फर्ज निभा नहीं रहे सैफुद्दीन सोज साहब के मुताबिक? नहीं, सोज साहब का जो मैं इसकी एहतराम करता हूँ, सोज साहब को, जो सोज साहब ने कहा कि गवर्नमेंट हम पहले तो आपने जो इसको कहा कि हम ये कह रहे हैं हमारा रोल नहीं है, हमने नहीं कहा हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल है। लेकिन ये एक जंग छिड़ी है यहाँ पर लोगों को। ये सर आपने कहा था इस वजह से ही ये कोट किया गया। सोसाइटी का रोल बनता है, उनके माँ बाप का रोल बनता है, ये पूरे सोसाइटी को इकट्ठा होना है और इस संघबाजी के खिलाफ इकट्ठे होना है। ये बिल्कुल संघबाजी के खिलाफ होना है और ये बहुत गलत चीज है। ये पार्टी को ऐसे लोगों को हुर्रियत लीडरशिप के साथ जुट जाना चाहिए, हिदायत पानी चाहिए। आखिर 3 बड़े लीडर हैं, उनके घर जाए, हिदायत पाए, उनके साथ अपने दर्द का दरमान ढूंढे और डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाएं। इस पत्थरबाज को क्या मिला, इस फैमिली को क्या मिला? शाम को अगर प्यार से माँ बाप खाना खिलाता है तो वो गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। सवाल ये है कि सयाह से घोड़े वाले को आमदनी होगी, होटल वाले को आमदनी होगी और यहाँ रोजगार मिला और उसी को आप मार रहे हैं, दोबारा कैसे आएगा वो? सर लेकिन सैफुद्दीन सोज साहब, देखिए आप बहुत बुनियादी बात कह रहे हैं कि कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ये बात बताई कैसे जाए, समझाई कैसे जाए, इन पत्थरबाजों को रोका कैसे जाए? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन डायलॉग है। मसलन गवर्नमेंट को पता लगेगा पुलिस को कौन फैमिली है। तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट या इंतजामिया जो है ये इस डायलॉग में फेल साबित हो रही है? क्या फर्क नहीं होता है? वो जाए मोहल्ले में लोग को जमा करें, उनको बताएं देखो ये कत्ल किया है इस बच्चे ने, छोटे बच्चे को फ्री है जहां से पत्थर मिला मार। सोज साहब, क्या मौजूदा पीडीपी गवर्नमेंट या इंतजामिया इस डायलॉग में फेल हो रही है जिस वजह से ये चीजें ऐसी हुई और आज इतनी बड़ी एक जो है इतना बड़ा वाकया पेश आया?
नहीं, मेरे अजीज मौजूदा गवर्नमेंट डायलॉग में है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ अगर जब तक इनको रहना है इक़्तिदार में, लोगों के साथ डायलॉग करें। हुकूमत है, पुलिस है, वो जाए महल्ले में ढूंढे। यासिर ऋषि साहब, मार रहे थे, पहचाना जा सकता है। बातचीत मसले का हल है, लेकिन आप बातचीत कर ही नहीं रहे। देख लीजिए, ये बिल्कुल सही बात। जहाँ तक सियासी बातचीत का ताल्लुक है वो मोदी से। सोच साहब, यासिर जी कह रहे हैं कि हाँ बातचीत का मसले का हल है और एकदम सही बात है, लेकिन उसके आगे क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। मसले का हल है, पत्थर और बड़ी बात को इसके साथ न मिलाइए। जहाँ तक सियासी गुटन का ताल्लुक है उसमें मोदी साहब का रोल है। वो बैठे, उनकी हुकूमत, उनके मिनिस्टर खुश होते हैं कि कश्मीर में कत्ल-गारत है। ये दौर जो है हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही तारीख दौर है, वो अंधेरा है हिंदुस्तान में। वरना दिल्ली में जो हुक्मरान है उनको खुश होना चाहिए कि यहाँ कत्ल-गारत है। अभी देखिए शिपयार्ड में क्या हो गया। चलिए, मरकजी हुकूमत में भी कहीं ना कहीं ठीक है। सोच साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। यासिर ऋषि साहब, मरकजी हुकूमत भी ये जो कत्ल गारत देख करके खुश है। सोच साहब इतनी बड़ी बात कह रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? देख लीजिए, हम नहीं कहेंगे मरकजी हुकूमत खुश होगी, लेकिन मरकजी हुकूमत को चाहिए बातचीत को आगे बढ़ाना। इसके बगैर कोई हल नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे आज जो वाकया पेश हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, इसको हम नहीं जोड़ सकेंगे। नहीं सर, सिर्फ जबानी अफसोस से तो काम नहीं चलेगा ना यासिर ऋषि साहब। कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे, इन चीजों को कम करना पड़ेगा। अगर जाकर के दिलासा देने से इंसानी जिंदगी वापस आ जाती तो महबूबा मुफ्ती साहिबा के उनके अहले खाना से मिलने के बाद शायद वो सयाह वापस होता। मैं वही कहना चाहता हूँ आपको कि हमें, अगर हम कहेंगे कि ये एक अच्छा, ये नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, ये हमारे माशरे के बदनुमा दाग की तरह लिखा गया है, हम इस चीज को उसके साथ नहीं ताबीर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बातचीत तो करनी है, लेकिन अगर हम जोड़ेंगे नहीं, अगर हम आपने बातचीत नहीं करी की तो हम पत्थर चलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत एक अलग मसला है, बातचीत के लिए हम बात कर रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं, इसके लिए बातचीत होना चाहिए, नहीं तो हम पत्थर चलाएंगे, गोली उठाएंगे, ये बात सही नहीं है। ये बात, इस चीज की हमें मजम्मत होनी चाहिए। ये अलग अलग दो इश्यूज है सर। नहीं, बात समझ में नहीं आ रही सर। आप हुक्मरान जमात के लीडर हैं, अगर सिर्फ मजम्मत से आप काम चलाएंगे तो कैसे चलेगा? इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, मजम्मत से काम नहीं चल रहा है। हम कल से ही पहले हम एज ए गवर्नमेंट की तरफ से मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले हम गवर्नमेंट का ये इशू है कि वो जिन्होंने कल उनको कत्ल किया है, जो ये अफसोसनाक वाकया पेश किया, वो जेल के सलाख उनके पीछे होंगे। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो जमीन पर भी उतरे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यासिर ऋषि साहब, आपका भी। लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्ट साहब, जो कि कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर हैं, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल मजीद भट्ट साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। वेलकम आपका जी जनाब। जी मजीद साहब, ये जो संगबारी की जद में एक सयाह आया और शदीद तौर पर जख्मी हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। एक आप कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर हैं, क्या इसका सीधे तौर पर कश्मीर की मईशत पर, सयाहत पर और वहां पर जो कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, ऐसा आप देखते हैं? ये देखिए जनाब, ये जो किलिंग हुई कल, वो बड़ा नौजवान एक था, 20 साल का था। सचमुच अगर आप पूछोगे तो ये हमारे वो कलीजा जिस तरह काट जाता है उसी तरह कर गया। क्योंकि एक टूरिस्ट जब कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे जाता है, वो ये जाके जाता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पर थोड़ा बहुत एंजॉय करूँ, रुपया 50,000 20,000 खर्चा करके वो कहीं पे आता है। और यहाँ पर अगर ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट उसके लिए हम कंडम कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की मेहमान नवाजी थ्रू वर्ल्ड में मानी जाती है। कश्मीर के लोग कभी ऐसा नहीं कर रहे, न जाने इसके पीछे कौन सा हाथ है जिन्होंने ये घिनौना काम। लेकिन सर, जब ये हो चुका है आज, तो इसका असर क्या पड़ेगा, आप किस तरह से देखते हैं? क्या असरात उठाने पड़ सकते हैं कश्मीर के आम लोगों को और कारोबारी लोगों को? देखिए, आम लोग तो अब कश्मीर में मर रहे हैं, रोज 5-5 10-10 मर रहे हैं, और ये बेचारा भी उसी में। इनोसेंट किलिंग कहीं भी होती है तो उसके लिए एक मतलब एक प्रेसिडेंट एसोसिएशन के तौर पे मैं कर रहा हूँ, वो बॉर्डर पे हमारा फौजी मरे, हमारा यहाँ कश्मीर में कोई मरे, या ये बेचारा टूरिस्ट हमारा है ये मरे, तो ये हमें कंडेम करने के लिए हाईली
बाकी इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे कश्मीर की माशत पर पड़ता है। न जाने कौन सा इसके पीछे हाथ है जो कि ये चाहता है कि कश्मीर की ये माशत को हम तबाह करेंगे, समझिए सर। तो अब आपको पता है ये अभी साउथ इंडिया में ये न्यूज़ हो गई कि कश्मीर में ऐसा हुआ, तो अब इसमें फिर टाइम लगेगा रिवाइव करने में। माशाल्लाह कश्मीर के लोग वैसे ऐसा नहीं करते, ना करने देंगे हम लोग ऐसा ही। चलिए आप जी बट साहब जरा आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मोहम्मद याकूब दोनू साहब जो कि हाउस बोट ऑनर एसोसिएशन के मेंबर हैं, वो भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी हम जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ सकता है। याकूब दोनू साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। याकूब दोनू साहब, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पीर के रोज पेश आया। एक सयाह की मौत संगवारी में हो गई, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा और किस तरीके से सयाहत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो ये हादसा कल गुलमर्ग के रास्ते में पेश आया, जिसमें एक सयाह जिनका नाम त्रिमानी थे, जो चेन्नई की रियासत से वास्ता रखते हैं, इनका जो कल फोर्थ हुआ इस पत्थरबाजी में, इसकी मैं बड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। और ये जो कल का वाक़ा हुआ, इसमें कोई भी कश्मीर का वेल विशर नहीं हो सकता है। इसमें वही हो सकता है जो यहाँ के अमन, तहजीब और यहाँ की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उनका हाथ इस हादसे के पीछे है। It is totally against our ethos of treating tourists as a respected guest. सर, ये हमारे तहजीब के खिलाफ है। और मैं जी, लेकिन इसका असर पड़ेगा क्या कारोबार पर असर पड़ेगा, सयाहत पर पड़ेगा? बहुत जल्दी से जानना चाह रहा हूँ मैं। जनाब, वो तो पहले ही हो चुका है। और आज की डेट में अगर मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता दूं, मेरे करीबन 15 जो टूरिस्ट आने वाले थे इस माह के 20 तारीख तक, वो सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं। इससे आपको अंदेशा, इसका असर पड़ना शुरू भी हो गया है। चलिए ठीक है, भट्ट साहब और याकूब दोनों साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस की बात है कि संगवारी की जद में एक सयाह आ जाता है और उसका असर यह होता है कि उसकी मौत हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं कश्मीर की रवायत और उसकी मेहमान नवाजी की ठीक उलट है, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल भी इसके लिए नहीं जाना जाता है। इधर कश्मीर में पत्थरबाजी के दौरान सयाह की मौत को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने जम्मू में एहतजाज भी किया है। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया कि सरकार सयाहों की हिफाजत नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, हालात और बेकाबू हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पत्थरबाजों को लेकर के नरम रुख अख्तियार कर रही है, यही वजह है कि उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि कल कश्मीर में एक टूरिस्ट गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजों के द्वारा हमला किया गया है और मौके पर ही एक 22 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई है। इससे साफ क्लियर है कि सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे अमरनाथ यात्री हो, सुरक्षा मुहैया कराने में बिल्कुल विफल हुई है। कुछ दिनों बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये पत्थरबाज बहुत ज्यादा तीव्र गति से सक्रिय हो गए हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है या होने वाली होती है तो ये पत्थरबाज सक्रिय हो जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो वो कहे, तो हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार सुरक्षा जो है वो आर्मी और पैरामिलिट्री के हाथ में दे दे। चलिए, यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बताते आपको कि वादी कश्मीर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज मुसलसल तीसरे दिन भी एक तरीके से ये सारे स्कूल मुअत्तल रहे। वाज़ेह हो कि पीर की शाम को ही इस ज़िम्न में नाज़िम तालीम की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया था। स्कूलों के साथ कॉलेज वगैरह भी बंद रहे। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर कॉलेज को बंद करने का फैसला किया था। उधर इंतजामिया की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरों पर पाबंदी के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत ने आज भी हड़ताल जारी रखी। राजधानी श्रीनगर के ज्यादातर इलाके बंद रहे और इसी तरह शुमाली और जुनूबी कश्मीर के अजला में भी हड़ताल का
असर दिखाई दिया और स्कूल कॉलेज बंद होने के सबब शहरी इलाकों में चहल पहल कम रही। मार्केट में भी कम लोग ही दिखाई दिए। पाबंदियों के पेश नजर लोगों ने घरों में ही रहना बेहतर समझा। हड़ताल के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस और निजी गाड़ियों की आमद व रफ्त भी कम रही। हसास इलाकों समेत दूसरी जगहों पर भी हिफाजती दस्ते मुस्तैद व चौकन्ने रहे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह कि और कितने दिन रहेगी कश्मीर बंद। यह सवाल यह है कि आखिर कश्मीर और कितने दिन बंद रहेगा। शोपियां में भी लगातार तीसरे दिन बंद का असर देखने को मिला। इस दौरान सभी तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। किसी भी तरह की अनहोनी और तशद्दुद फैलने के डर से एहतियातन इलाके में रेल सर्विसेज और इंटरनेट को भी बंद रखा गया। इलाका तीसरे दिन भी छावनी में तब्दील रहा। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती रही। वहीं कहीं कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज और नौजवानों के बीच हल्की झड़प की भी खबरें सामने आई। किश्तवाड़ में जामिया मस्जिद के इमाम की तरफ से भी दी गई बंद की कॉल का असर मिला जुला रहा। कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। रोड पर भी काफी कम तादाद में लोगों को देखा गया। यहां पर भी हर चौक चौराहे पर पुलिस और फौज के जवान तैनात रहे। किसी तरह के नाखुशगवार वाकयात की कोई भी खबर यहां पर नहीं मिली। इधर उमर अब्दुल्ला ने रियासत में गवर्नर रूल नाफिज करने का मुतालबा किया है। करगिल में सहाफियों से बात करते हुए उमर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल के लिए जरूरी है कि रियासत में गवर्नर रूल नाफिज हो। उन्होंने लेह लद्दाख काउंसिल के इंतखाब में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की खबरों को भी मुस्तरद किया। इन हालात में पीडीपी और बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि उनका अलायंस जो है इस रियासत के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी ये अलायंस ख़त्म हो, जितनी जल्दी यहाँ पे गवर्नर रूल लगे, उतनी ही जल्दी इस रियासत को हम बचाने का काम जो है कर पाएंगे। अब हमारा कोई कोalition नहीं है, ये जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी क्लियर किया। और अगर आप देखें 2014 का असेंबली इलेक्शन हमने मतलब अपने बलबूते पर लड़ा, कांग्रेस के साथ मिलके नहीं। ये दुरुस्त है कि हमने पार्लियामेंट की 2 सीटों पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तहत श्रीनगर की सीट हमने फारूक साहब के लिए रखी और अनंतनाग की सीट हमने कांग्रेस को दी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में जो है हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। इसका फैसला जो है आगे जाके जनाब फारूक साहब अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा करके करेंगे। लेकिन फिलहाल हम तो यही तैयारी कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे असेंबली के हों, चाहे आपके करगिल काउंसिल के हों, हम अपने बलबूते पे और अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन तो लड़ा जाता है जीतने के लिए और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि करगिल के लोग जो हैं हमें एक मैंडेट देके एक भारी अक्सरियत से कामयाब करके दोबारा से करगिल के लोगों की खिदमत करने का जो है वो मौका फराहम करेंगे। और इधर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बुध को कुल जमाती मीटिंग तलब की है और खबरों के मुताबिक सेक्रेटरिएट में होने वाली मीटिंग के दौरान रियासत के मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। वाजो के गुज़िश्ता 3 दिनों से वादी के हालात कशीदा बने हुए हैं और तसादुम के बाद शहरियों की हलाकत के खिलाफ बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। पीर को संगबारी में एक सयाह की हलाकत के बाद तो हुकूमत पर मजीद सवाल भी उठने लगे हैं। तशद्दुद, तसादुम, संगबारी, वादिया कश्मीर में इन 3 चीजों के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। जी हां, और हौसले की सलाम की भी तमाम तरह की बातें और तस्वीरें सामने आती हैं। ये सब उनके लिए जिंदगी जीने का कोई नज़्बुल हैन है और कोई मुस्बत मकसद है। वो अपनी धुन में अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। श्रीनगर के नवाही इलाके रैनावारी में ऐसा ही एक नौजवान मौजूद है, आमिर इट्टू। 26 साल इस नौजवान ने अपने सारा फोकस इंफॉर्मेशन वॉल पर टिका रखा है और उसकी खासियत क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। कंप्यूटर की कीबोर्ड से खेलती आमिर की उंगलियों ने ही एरोस्विंग्स नामी इस खेल की इजाद की है। बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आमिर का यही मशगला है।
घर बैठे ही उसके बनाए गेम ने इतनी शोहरत हासिल कर ली है कि सोशल साइट्स पर उसके फॉलोअर्स की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। तो मैंने अभी तक 2 गेम्स डेवलप की है। एक तो है लीव्स एंड मीटियोर्स क्रशर और दूसरी है एरो स्विंग्स। तो मुझे अभी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी रिव्यू है। मेरी जो रिव्यू दोनों गेम्स की 4.8 अबव है। आमिर का घर श्रीनगर के उस रैनावारी इलाके में है जो आए दिन संगबारी और तशद्दुद के सबब चर्चा में रहता है। ऐसे पुरआशोब इलाके में रहते हुए भी आमिर ने अपनी दुनिया आबाद कर रखी है। वो है उसका सांता फीस स्टूडियो है, कंप्यूटर है और जहन में आने वाले नए गेम के खाके। सुल्तान आरफन स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद आमिर ने दिल्ली के SRM से बीटेक किया। 3rd सेमेस्टर के दौरान कोडिंग, फोटोशॉप और गेम डेवलपिंग के शोबे में आमिर की दिलचस्पी पैदा हुई। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमिर अब तक 2 गेम बना चुका है। लाइव सेंटीमीटर योर क्रशर नामी गेम तैयार करने में उसे 1 साल का वक्त लगा। गुज़िश्ता 4 मार्च को उसने अपना दूसरा गेम एरो स्विंग लॉन्च किया। मैंने मतलब अपने जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे डाला, तो मुझे बहुत सारे मतलब जो भी नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, दे कॉन्टैक्ट मी एंड टोल्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, सो विल यू डू दिस फॉर अस, विल यू मेक दिस थिंग फॉर अस। सो मुझे बहुत सारे मतलब ऑफर्स आए। मतलब उनका मकसद था कि वो मेरे साथ काम करना चाहते थे, लेकिन अभी तक मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे मतलब मैं किसके साथ काम करूँ, किसके साथ नहीं काम करूँ। लेकिन रिसेंटली मुझे एक बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया है, वो है 1208 प्रोडक्शंस। वो एक्चुअली हुआवे की कंपनी है, तो उन्होंने मुझे वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक टाइप करूं। 3 साल तक ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री में फ्रीलांस कर चुके आमिर की सलाहियत को बैरूनी कंपनियां भी सराह रही हैं। कई कंपनियों से काम करने के ऑफर आ रहे हैं। फिलहाल उसने हवायो की एक कंपनी के साथ मुआहदा भी कर लिया है। आमिर वादी के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया काफी वसी है। आप कहीं भी बैठकर इससे रोजगार हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इतना सारा बढ़ गया है कि आप किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हो। आप एक गूगल स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी विलेज। आप किसी विलेज में रहो, आप कर सकते हो ये, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी जगह है। अभी मैं क्या यूथ को क्या मैसेज दूंगा कि आप ऐसे ही इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस गेमिंग में दीजिए। IT इज़ अ ह्यूज फील्ड। आप IT में कुछ भी कर सकते हो। वेबसाइट्स हैं, गेमिंग है, एनिमेशंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं। एरोस्विंग एक मल्टी फीचर गेम है। इसके ग्राफिक्स मुनफरिद हैं। एक साथ कई लोग इस गेम में शामिल हो सकते हैं। खेल के दौरान ही आप इसका तरीक़ाकार भी बदल सकते हैं। बैकग्राउंड साउंड भी कानों को भला लगता है। इन सब चीजों की बदौलत गेम में दिलचस्पी मुस्तकिल बरकरार रहती है। शूटिंग और स्विंगिंग का ये खेल आप बिना बोर हुए घंटों खेल सकते हैं। जी सलाम के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। और जी हां, इसीलिए कहा जाता है कि अपना फोकस संगबारी या फिर तशद्दुद में नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर पर लगाइए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कठुआ मामले की। दरअसल कठुआ मामले पर CM महबूबा मुफ्ती के लगातार बयानबाजी पर भी जितेंद्र सिंह ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो सभी दलीलें कोर्ट में ही दी जानी चाहिए। जो गुनाहगार है उसे सजा मिलेगी। उन्होंने जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मामले पर हर तरफ से सियासत हो रही है, जबकि इस पूरे मामले पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। कचहरी के बाद भी एक जंग चल रही है। महबूबा मुफ्ती का लगातार बयान आते हैं। कल भी बयान आया कि इसमें CBI इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि देखिए, सियासत हो रही है चीफ मिनिस्टर की तरफ से? हर तरफ से सियासत हो रही है, हर तरफ से। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। जब ये मामला कचहरी में है तो हम क्यों नहीं पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए देते हैं। कचहरी की बहस सदियों से यही चलन रहा, कचहरी के भीतर ही होती है। धरना प्रदर्शन करने से कचहरी का फैसला बदलता नहीं है। और इसलिए जिसको पक्ष को भी हम जिसकी तरफदारी करते हैं, मजबूती से वो पक्ष रखें। और निश्चय ही यदि कोई बेकसूर है तो उसे निर्दोष साबित होना चाहिए और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके लिए पक्ष कैसे रखना है, इसका गंभीरता से विचार करना अनिवार्य।
उधर बीजेपी एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा करने से मना कर दिया, जबकि कांग्रेस के एमएलसी गुलाम नबी मोंगा ने अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही जानती है भाई, कोर्ट के मामले हम क्या दखल दें। जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई की इंक्वायरी, हालांकि बीजेपी भी उसमें पास रहा। नहीं, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट एक जनता की आवाज़ को पहचानती है, नंबर को देखती है, वो जो सुप्रीम होती है, तो उसका फैसला है, उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। देखिए अदालत का फैसला है और मैं समझता हूँ कि इस मामले में जहाँ तक इसका लीगल एस्पेक्ट का ताल्लुक है तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने भी इस मामले में जो अपना स्टैंड लिया है वो सही तौर लिया है। और जो सीबीआई इंक्वायरी के लोग कहते थे, ये मुझे जो लगता है कि ये जेन्युइन डिमांड नहीं थी। हमें अपने जो क्राइम ब्रांच जो है उस पर भरोसा रखना चाहिए था। उन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ये हमें इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, एक इंसानी मसला है। और वैसे एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए दूर दराज के इलाकों में भी सड़क बनाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ भरदवा के ढटकाई इलाके के लोगों का सब्र जवाब देता जा रहा है। इलाके के लोगों की माने तो आसपास के दूसरे इलाकों में रोड बनकर तैयार हैं या बनाई जा रही हैं, लेकिन ढटकाई की अनदेखी की जा रही है। लोगों ने कहा कि यही हाल रहा तो उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाना पड़ेगा। जिसके पास जबान है उन्होंने भी अपनी तकलीफ बयां की और जो बोल नहीं सकते उन्होंने भी अपनी बात इसी तरह से कही। बाकी आप लें, दराई को लें, चोमरी को लें, नीचे देखें बाजार में लें, 10-10, 11-11 किलोमीटर जो रोडें वो तैयार हो गई हैं, उन गांव तक पहुंच गई हैं। पोरा को ले लें आप, पोरा बाइम तक 12 किलोमीटर रोड है, वो भी तैयार हो गई है। पीछे जाएं आप, चांटी में जाएं आप, इधर काल जगह सर देख लें, उसके बाद उधर जाएं, क्या ढोंसा देखें, बाकी किसी भी इलाके में जाएं तो रोडें जो हैं तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन हमारी ढड़काई की रोड जो है वो अभी तक 2 किलोमीटर भी नहीं बनी है। मेरा नाम है मोहम्मद असराइल, हम ढड़काई रहा तहसील गुंदो में। हमारा रोड की बड़ी परेशानी है क्योंकि रोड 2003 में बढ़ने लगी थी, अजय 5 किलोमीटर नहीं बनी, तो हमारा बड़ी परेशानी है। इसमें परेशानी यह है कि हमारे बच्चे जाते हैं गुंदो पड़ता ही, तो गुंदो भी नहीं पुजो तो किधर टेम पर पुजे, किधर पुजो तो ही नहीं। उसके बाद रोड है हमने बिल्डिंग बना करे बजरी को तकरीबन एक घोड़ा को हमने 500 रुपये देना हुआ, तो बड़ी परेशानी है जनाब। हमारे पास अब सरकार के लिए कुछ भी नहीं रहा है। हम अब सिर्फ रोड पे जाके चक्का जाम करेंगे मजबूरन होकर, नहीं तो अगर हमारा फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो हम यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे। अपने बाल बच्चे को यहाँ से माइग्रेट करके कहीं अपना बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो सरकार कोई न्याय नहीं कर रही है। हमारा इंसाफ जो है वो सरकार नहीं दे रही है। ये बोल रहा है कि जब कोई बीमार हो गया तो हमने उठाने के लिए मार भी पड़ती है, उठाना भी पड़ता है, टांग भी टूटती है। तो किसी की टांग टूट गई तो उसको घोड़े पर अगर लेना हो तो घोड़े पर वो टिक ही नहीं सकता है, तो उठा के लाना पड़ता है। बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि हम भी बहरे और गूंगे लोग हैं। और मेरा इसका बाप बीमार है, ये बोलता है मेरा बाप बीमार है, अभी उठा के लेना है, अभी लेके लेना है, तो डॉक्टर के पास जब पहुंचना है तो तब तक उसकी मौत हो जाएगी। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ध्यान दो हुजूर, क्योंकि कई इलाके जो हैं वो अनदेखी का शिकार हैं। सरकार और खुद वजीर आजम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते अक्सर सुने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चियों को शर्मिंदा करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा जाता। जी हाँ, रियासी से जम्मू के रियासी से ये तस्वीर देखने के बाद आपको भी ऐसा ही महसूस होगा और आप हमारी बात पर यकीन करेंगे। दरअसल इंतजामिया की जानिब से बेटी बचाओ थीम पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, लेकिन जिन पर यह प्रोग्राम रखा गया उन्हें पूरे प्रोग्राम में जमीन पर अफसरान के बीच बैठाए रखा गया। इस पूरे मामले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए कि ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा है, ओहदेदार अपनी कुर्सियों पर पसरे बैठे हुए हैं और बीच में स्कूली तालिबात को जमीन पर बिठाकर बेटी बचाने की बातें की जा रही हैं। यह प्रोग्राम रेड क्रॉस की जानिब से मुनक्किद किया गया था। बच्चियों को रैली के साथ साथ सिंपोजियम में भी हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था और पूरे प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चियों को जमीन पर बिठाए रखा गया। बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो की जाती है, लेकिन उसको अमल में कैसे लाया जाता है आप जरा ये देखिए। चारों तरफ
ओहदेदारान बैठे हुए हैं और बीच में ये मासूम बच्चियां जमीन पर बैठी हुई हैं। अगर आपको इन बच्चों को बीच में इसी तरह से बैठाना भी था तो कम से कम यहां बीच में आप कुर्सियां रख देते, लेकिन कम से कम इन बच्चों का मजाक तो नहीं बनाते। और जब इस पूरे मामले पर जी मीडिया ने डिविजनल कमिश्नर हेमंत कुमार से सवाल पूछे तो देखिए उन्होंने किस तरह से इस बात को मामूली करार देने की कोशिश की। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आप किसी विद्यार्थी या मेरे को नीचे ज़मीन पे बैठने को में शर्म आनी चाहिए। मैंने तो यहाँ भी सफाई, रेड क्रॉस का फंक्शन था, वो मिनी सेक्रेटरीट में था। जैसे आपने यहाँ देखा, हमने कितनी संस्थाओं को प्रोत्साहन किया, हम उनसे प्रेरित हैं, वो मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि इस मुद्दे पे हमें कोई बात करनी चाहिए, हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम धरती से जुड़े हुए हैं, धरती में हम नहीं बैठेंगे तो इसमें कोई हमें शर्म की बात नहीं है। मतलब जिस तरह से बच्चों को बैठाया गया नीचे, वो मैं भी अगर कहीं बैठने को मैं कोई कुछ चाहूँगा नहीं, मैं भी बैठ सकता हूँ, ये इसमें नहीं है। मैं अगर यही तो बात है कि हम अगर सफाई का अभियान है तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं अब उच्च अधिकारी हूँ, मैं सफाई नहीं करूँगा, मैं कहीं कूड़ा पड़ा तो मैं नहीं उठाऊँगा। ये सभी का हमारा दायित्व है। और इधर बांदीपोरा से खबर, जहां पर पुलिस लाइन में हेल्थ डिपार्टमेंट और बांदीपोरा पुलिस ने मिलकर के एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। जरूरतमंदों को वक्त पर खून मिल सके इसके लिए यह कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों और मकामी नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान तकरीबन 100 पॉइंट्स खून जमा किया गया। और आज दुनिया भर में रेड क्रॉस वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है। जम्मू के टीचर्स हाउस में रेड क्रॉस डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ममलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से समाज की बेहतरी के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ की। प्रोग्राम के दौरान उन तंजीमों को इनाम से नवाजा गया जिन्होंने आम लोगों की बेहतरी के लिए जमीनी सतह पर काबिल तारीफ काम किया।